हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंशना क्लासेस। आज की इस वीडियो से हम MCA 011 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम सी लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। ओके, तो ये इग्नू MCA 011 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सम अदर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। सी जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई थी साइंटिस्ट जिसका नाम था डेनिस रिची। ओके, ये जो है 1972 में डेनिस रिची के थ्रू जो है ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी। ओके, इसका नाम है सी लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी इंग्लिश यूज़ करते हैं वैसे एक सी लैंग्वेज है। देखिए लैंग्वेज क्या होती है। देखिए जैसे कि मुझे आपसे बात करनी है या आपको मुझसे बात करनी है, तो हम कम्युनिकेट करते हैं हिंदी या इंग्लिश में, राइट। और हम आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, राइट। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो सी जो लैंग्वेज है वो बनाई गई है कंप्यूटर से बात करने के लिए, राइट। अगर आप कंप्यूटर को हिंदी में बोलोगे कि भाई कंप्यूटर, मैंने तुझे लिखा है कि तू जो है टू का टेबल लिख के दिखा, तो क्या वो टू का टेबल लिख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर हम सी में प्रोग्रामिंग करेंगे, कंप्यूटर को कमांड देंगे सी लैंग्वेज में, तो वो टू का टेबल लिखना कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए सी में सबसे पहले आते हैं हमारे पास कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट्स जैसे हम हिंदी में इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में ANR होते हैं, इंग्लिश में ABCD होते हैं, इसी तरह सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट है। सी में हम A to Z, स्मॉल A to Z का यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल A to कैपिटल Z का हम यूज़ कर सकते हैं, सभी कैरेक्टर्स का, ऑल कैरेक्टर्स। ओके, मतलब सभी कैरेक्टर्स का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सी में 0 to 9 नंबर्स का यूज़ हम कर सकते हैं। 0 to 9 क्या है? नंबर्स का यूसेज हम कर सकते हैं। इसके अलावा सी में हम हैश, @ हाइफन या फिर स्लैश, कुछ भी ये जो सिंबल्स है स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल या फिर सिंबल हम इनको बोले तो हम इनका यूसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए मैं ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल के साथ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आर यूज टू स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू। मतलब वेरिएबल का यूसेज क्या है? जैसे कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, x इज इक्वल्स टू में 2, y इज इक्वल्स टू में 5। इस तरह क्या है? ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल्स की हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, राइट। तो वेरिएबल क्या होता है? कोई भी वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ की वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू। किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में? वेरिएबल का। अगर हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू स्टोर करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज में? वेरिएबल। ओके, अब ये जो वेरिएबल है कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन सी लैंग्वेज में इसके अलावा, वेरिएबल के अलावा हमारे पास आता है डाटा टाइप। अभी हमने बात की थी वेरिएबल की, अब हम बात करेंगे डाटा टाइप के। मतलब डाटा टाइप क्या होता है? जैसे कि आपने ये पहला वर्ड देखा ही होगा डाटा, एंड दूसरा क्या है? टाइप। मतलब किस तरह का डाटा स्टोर किया जाता है, वो टाइप, राइट। किसी भी वेरिएबल में हम किस तरह का डाटा स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये वेरिएबल था x, ठीक है। अब मुझे इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर स्टोर करना है, तो इसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा? इंट हो जाएगा, राइट। तो ये कौन सा डाटा टाइप है? ये है इंटीजर। इसके अलावा डाटा टाइप, जैसे मान लीजिए ये जो इंट x है, मुझे इस x की जगह मुझे कोई भी कैरेक्टर को स्टोर करना था, राइट। इस इंट x की वैल्यू की जगह मुझे कोई कैरेक्टर यूज़ करना है, तो वो हो जाएगा car x।
ओके। इसी तरह अगर मुझे कोई डेसिमल में 10.5 कोई वैल्यू थी, उसको स्टोर करना है एक्स में, तो उसका नाम हो जाएगा फ्लोट एक्स। अब ये जो है ये आपको जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप रूल नहीं समझोगे। रूल क्या है हमारा कि हम सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर उसमें जो भी वैल्यू स्टोर करनी है वो सामने लिखते हैं, और फिर सेमीकोलन लगाते हैं। ओके, ये हमारा रूल है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का। ओके, अब ये जो डाटा टाइप हमने देखा, डाटा किस तरह का डाटा हो सकता है। डाटा टाइप दो तरह के होते हैं। डाटा टाइप कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल डाटा टाइप, फंडामेंटल डाटा टाइप, और एक होता है डिराइव्ड डाटा टाइप, डिराइव्ड डाटा टाइप। फंडामेंटल में क्या होता है कि जो पहले से ही सिस्टम के अंदर डिफाइंड है, हमें उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डिराइव्ड डाटा टाइप है वो यूज़र के थ्रू, यानी कि हमारे थ्रू डिफाइन किए जाते हैं, यूज़र डिफाइंड, जो किसी भी यूज़र ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किए हैं। फंडामेंटल डाटा टाइप में कौन कौन से डाटा टाइप आते हैं? सबसे पहले तो आता है इंटीजर। इंटीजर एक फंडामेंटल डाटा टाइप है। फिर आता है कैरेक्टर, फिर आता है फ्लोट, लॉन्ग, डबल। ये क्या है? हमारे फंडामेंटल डाटा टाइप है। इसके अलावा हमारे कौन से डाटा टाइप होते हैं? यूज़र डिफाइंड कौन से डाटा टाइप है? जैसे कि एरे, एरे एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। इसके अलावा पॉइंटर, पॉइंटर भी क्या है? एक यूज़र डिफाइंड है। इसके अलावा स्ट्रक्चर हो गया या फिर यूनियन हो गया, ये क्या है? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए डाटा टाइप में हमारे पास मेनली हम जो डाटा टाइप पढ़ने वाले हैं वो है इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। अब इन तीनों का हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितना मेमोरी ये रिक्वायर करते हैं और कितना ये इनका शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं डाटा टाइप, फिर नेम, फिर उसके बाद मेमोरी, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे। ओके, जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सबसे पहले आता है इंटीजर। इंटीजर को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इंट। और कितनी मेमोरी यूज़ होती है इंटीजर के थ्रू? 2 बाइट की। सेकंड आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर को क्या बोलेंगे हम? कार। और इसमें कितनी वैल्यू कितना मेमोरी यूज़ होगी? 1 बाइट। इसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट को हम फ्लोट ही बोलते हैं। ओके, इसमें 4 बाइट की मेमोरी का यूसेज होता है। ओके, अब सिंटैक्स मैंने आपको पहले भी बताया था डाटा टाइप डिफाइन करने का। सिंटैक्स क्या होता है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का? सबसे पहले हम लिखते हैं उसका डाटा टाइप। किसी भी वेरिएबल का क्या लिखा जाएगा? डाटा टाइप। फिर वेरिएबल का नाम आएगा, जो भी हम नाम लिखना चाहते हैं, इज इक्वल्स टू में वैल्यू, देन सेमीकोलन। ओके फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी हो जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, इससे क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी आएगी आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये जो वेरिएबल का नेम है, इसकी नेमिंग करते वक्त हम स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल के नेम में हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, किसी भी @ हाइफन, कोमा, इस तरह की चीज़ों का हम यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अंडरस्कोर का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि इंट a इज इक्वल्स टू में 5 सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने इंटीजर को डिफाइन किया जो कि है a, और उसकी वैल्यू क्या असाइन की है मैंने? 5। ओके, इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फ्लोट b इज इक्वल्स टू में 10 सेमीकोलन, तो 10.2 सेमीकोलन। तो ये क्या है? एक डाटा टाइप है। ओके, मतलब एक वेरिएबल है। ओके,
चलिए अब बात करते हैं ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स की। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले हम ऑपरेंड को समझेंगे। ऑपरेंड, ऑपरेंड वो कोई भी वैल्यू जिस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, मतलब जिस पे ऑपरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। और ऑपरेटर क्या है, जो ऑपरेशन करता है। ऑपरेटर कौन होता है, यूज्ड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, जो जिसका यूज़ कोई भी ऑपरेशन करने में किया जाता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 + 3 - 5, वेट फॉर अ मिनट, 5 इज इक्वल्स टू में कुछ भी, मतलब इज इक्वल्स टू में नहीं लिख रहे। तो ये जो 2, 3 और ये 5, ये क्या है, ऑपरेंड, क्योंकि आप इन पे ऑपरेशन करोगे, राइट। ये जो प्लस का साइन है और ये जो माइनस का साइन है, ये क्या है, ऑपरेटर है। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, a + b + c - d। तो ये प्लस प्लस माइनस, ये क्या है, सब ऑपरेटर, क्योंकि प्लस का ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, राइट। फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, और ये जो a b c और ये d, ये क्या है, हमारे ऑपरेंड्स, क्योंकि इन पे ही आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये जो भी करोगे वो इन्हीं पे करोगे, राइट। तो जिस पे ऑपरेशन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑपरेंड, और जो करता है उसको, जिस तरह का ऑपरेशन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑपरेटर। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी। ओके, हमने ऑपरेटर और ऑपरेंड को समझ लिया है। अब हम सी में जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे वो हम देखते हैं, जो कि हमारा मेन मुद्दा है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी। देखिए सी में जो है मेनली 4 टाइप के ऑपरेटर है। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड है हमारे पास फिर लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड हमारे पास है फिर रिलेशनल ऑपरेटर। फोर्थ हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, 4 ऑपरेटर है हमारे पास, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इनके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। पहला हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, इसमें क्या क्या होंगे, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, वेट फॉर अ मिनट, हाँ जी, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मोड। तो ये क्या है, सारे ऑपरेटर है। प्लस क्या करेगा, एडिशन करेगा। माइनस क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा। ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये क्या करेगा, डिवीज़न करेगा। और ये क्या रहेगा, ये मोड रहेगा। अब मोड और डिवीज़न में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जैसे कि मैंने 25 को, ठीक है, डिवाइड किया 4 से, तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 1। ठीक है, अब ये जो है हमारा डिवीज़न जब हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 6। जब हम मोड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो रिमाइंडर आता है। ओके, ये वाली जो वैल्यू है ये किस में आती है, जब हम डिवीज़न करते हैं। ओके, और जब हम मोड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। किस में मिलता है,
मोड में मिलता है। ओके, तो हमेशा याद कर रखना कि मोड जो है वो रिमाइंडर वैल्यू को स्टोर करता है, रिमाइंडर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और डिवीजन हमेशा इस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए अब ये तो थे अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड ऑपरेटर पे हम आ जाते हैं। वेट फॉर अ मिनट। सेकंड ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, देखिए फ्रेंड्स, लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना, इसमें आपको पता ही चल रहा है ये लॉजिक, मतलब कुछ ना कुछ जो लॉजिक जिसमें लगे वो कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें मेनली हमारे पास 3 ऑपरेटर है, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, एंड को हम इस तरह से शो करते हैं, और को हम इस तरह से शो करते हैं, एंड नोट को इस तरह से शो करते हैं। ओके, चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं सबको। पहले हम आएंगे एंड पे। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि ऑल द कंडीशन शुड बी ट्रू, ऑल द कंडीशंस शुड बी ट्रू, शुड बी ट्रू, मतलब आपको 3 कंडीशन दी गई, अगर वो तीनों ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 7 इज ग्रेटर देन 4, एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया। 3 इज लेस देन 8, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे फिर से एंड ऑपरेटर लगा दिया, फिर 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब ये फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, 7 क्या 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये क्या है, ट्रू है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या 3 8 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये भी क्या हो गई, ट्रू। फिर ये देखते 4 3 से बड़ा है, हाँ ये भी ट्रू है, तो जो हमारा आउटकम आएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और सिचुएशन लिखी, 7 इज ग्रेटर देन 7 और 3 इज ग्रेटर देन 8 और 4 इज लेस देन 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 9, यहाँ पे ये कर लेते हैं, 7 इज, वेट फॉर अ मिनट, हाँ 7 इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 7, इस तरह से लिख लेते हैं। क्या 9 7 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। 3 8 से बड़ा है, ऐसा ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो अभी भी ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया। और ऑपरेटर में क्या होता है, इफ़ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द होल सिचुएशन इज ट्रू। ओके, तो ये होता है हमारा एंड। और नोट में क्या होता है, नोट में ये होता है, वेट फॉर अ मिनट, हाँ नोट ऑपरेटर। नोट में क्या होता है कि जो भी है, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल्स टू में 5, अगर हमने ये लिखा और मैंने लिख दिया इसमें सब कुछ इन्वर्स हो जाता है, मतलब a नॉट 5, मतलब ये अगर a नॉट 5 है तो ये ट्रू हो, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब जो भी होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर की। ये जो नोट ऑपरेटर है ये बाद में हम पूरा ब्रीफ में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, चलिए अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर है। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, मैं एक एक करके बता दूँ। हाँ, सबसे पहले क्या है, ग्रेटर देन, जीटी लिख रही हूँ ग्रेटर देन को। ठीक है, फिर आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लेस देन, लेस देन एलटी, फिर आ जाता है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसके अलावा इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। इसके अलावा हो जाता है नॉट इक्वल टू, नॉट
इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन को का तो आपको पता ही होगा, क्या कोई बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी पता है, लेस देन का भी पता है, लेस देन इक्वल टू का भी पता है। अब ये इक्वल टू क्या है, राइट? ज़्यादातर बच्चे ये जब तो देख लेते हैं, बुक से पढ़ के समझ आ जाता है कि ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। लेस देन 6 इज़ लेस देन 8, राइट? 8 इज लेस देन और इक्वल टू 9। इस तरह से ये जो है इस ऑपरेशंस लगते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर लगते हैं। बट ये इक्वल टू का मतलब क्या है? अब देखिए, मैं इसको ना बहुत ही एक अच्छे एग्जांपल से बताती हूँ। अब आपने क्या किया, a इज इक्वल्स टू में 2, इसका मतलब क्या है, आपने a को असाइन कर दी वैल्यू। क्या की, a को वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, अब 2, लेकिन आप चेक भी तो करोगे कि क्या a की वैल्यू 2 है, तो उसके लिए आप लगाएंगे a इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू ऑपरेटर ये पूछता है कि क्या पर्टिकुलर वैल्यू उस लोकेशन पे है या नहीं है। ओके, तो ये क्या है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो आपका जो है ये असाइनमेंट ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तो नेक्स्ट हम कुछ करेंगे। ओके, देखिए अभी आपने a की वैल्यू असाइन करी 3, ओके, फिर आपने क्वेश्चन लिखा a इक्वल टू, क्या a की जगह 2 की वैल्यू है, नहीं है, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देखिए इसमें भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, पहले हम इंक्रीमेंट को देख लेते हैं। इसमें भी दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अब पोस्ट और प्री का मतलब क्या है, देखिए मैंने कोई भी वैल्यू लिखा आई, उसमें मैंने लिख दिया प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि पहले जो आई की वैल्यू है उसको यूज़ करो और जो रिजल्ट आया है उसमें एक प्लस कर दो। देखिए इस प्लस प्लस का मतलब है कि हम हमेशा +1 करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है और हर जगह यही होता है कि जहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है मतलब इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। अब प्री इंक्रीमेंट हाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में क्या होता है कि जो वैल्यू है पहले उसे यूज़ करो, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसमें वो +1 कर दो। जैसे कि मैंने i प्लस प्लस लिखा, i की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, तो और मैंने लिखा i प्लस प्लस, ठीक है, प्रिंट i प्लस प्लस, तो पहले ये 2 लिखेगा, ठीक है, लेकिन बाद में जो हमारे पास लिखेंगे हम i, उसकी वैल्यू आएगी 3। क्यों? क्योंकि पहले जो वैल्यू थी उसने वो प्रिंट कर दी 2, फिर उसके बाद उसने उसमें एक प्लस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये होता है प्री इंक्रीमेंट, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट की बात करें, जैसे मैंने लिखा प्लस प्लस आई, ठीक है, प्लस प्लस आई का मतलब क्या है, पहले इंक्रीमेंट देन यूज द वैल्यू। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा प्लस प्लस आई की वैल्यू पहले हमारे पास 3, तो आई प्लस प्लस आई मैंने लिखा, तो जब मैं लिखूंगी प्रिंट प्लस प्लस आई तो मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट होके आएगी 4। क्यों? क्योंकि पहले मैंने 1 + 3 किया, उससे जो वैल्यू आई वो मैंने 4 प्रिंट कर दी। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ओके, क्या हो गई, 4 हो गई। इसी तरह मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब पहले मेरे पास जो आई की वैल्यू है उसे यूज़ करना है, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, और उसके बाद प्लस करना है, राइट। मैंने क्या लिखा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट, आप देखिए ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले हम प्री के एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर पोस्ट के लिखेंगे, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, आई की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, प्रिंट आई,
तो हमारे पास क्या लिखा आएगा, 2 लिखा आएगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा i प्लस प्लस आई। ठीक है, सॉरी, वेट फॉर अ मिनट। हाँ, i की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। मैंने अब लिखा प्रिंट प्लस प्लस आई, मतलब i की जो वैल्यू है उसमें पहले हमें क्या करना है, 1 को प्लस करना है, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हमें प्रिंट करना है। तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, 3। ठीक है, अब हमने लिखा प्रिंट i, मतलब i की जो अभी वैल्यू है वो क्या है, 3। फिर मैंने लिखा प्रिंट i प्लस प्लस, सॉरी, प्रिंट प्लस प्लस i। ठीक है, मतलब पहले i की वैल्यू में 1 प्लस करेंगे, 3 में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या हो गई, 4। अब मेरे से कोई बोलेगा प्रिंट i, तो मैं क्या लिखूंगी, 4। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट की। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, मान लीजिए i की वैल्यू पहले क्या है, 2। अब मैंने लिखा प्रिंट i, तो क्या वैल्यू लिखी आएगी, 2। ठीक है, अब मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट i प्लस प्लस i प्लस प्लस, मतलब पहले जो i की वैल्यू है उसे यूज़ करो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें एक प्लस कर दो। अब ये कैसे होगा, जब मैं ये प्रिंट i प्लस प्लस लिखूंगी तो मेरे पास प्रिंट होके 2 ही आएगा, बट जब मैं कमांड दूंगी प्रिंट i तो मेरे पास 3 लिखा आएगा। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू हमने 2 तो प्रिंट कर दी, i की वैल्यू हमने 2 तो प्रिंट कर दी, लेकिन उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दी, 1 से बढ़ा दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रिंट i की वैल्यू अब क्या है, 3। मैंने फिर से लिखा प्रिंट i प्लस प्लस, अब मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, 3 ही प्रिंट होगा, लेकिन जब मैं कमांड दूंगी प्रिंट i तो क्या लिखा आया हुआ होगा, 4। क्यों लिखा आया होगा, क्योंकि मैंने प्रिंट तो 3 किया है, बट उस प्रिंटिंग के बाद मैंने उसमें क्या है, +1 ऐड कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब कीवर्ड्स के साथ। वेट फॉर अ मिनट। कीवर्ड्स देखिए, जैसे हमारी हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में कुछ वर्ड्स हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग है और वो हमेशा ही यूज़ होते, कभी चेंज नहीं हो सकते। ऐसे ही सी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व्ड वर्ड है जो कि रिजर्व्ड है, कभी चेंज नहीं हो सकते, लाइक इफ़, एल्स, इंट, कार, और इसके अलावा रिटर्न, गो टू। ये जो वर्ड्स है ना, ये पहले से ही रिजर्व्ड है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते, इनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है सी लैंग्वेज में। जैसे कि इंटीजर का क्या मतलब, इंट का क्या मतलब है, इंटीजर, राइट। इस तरह से इन सभी नाम को क्या है, ये रिजर्व्ड वर्ड्स है। ओके, और ये जो वर्ड्स है इनका पहले से ही डिफाइंड है। ओके, चलिए अब हम पूछेंगे कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स है। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 32 कीवर्ड्स है। कितने कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड, यानी कि 32 रिजर्व्ड वर्ड्स है हमारे पास। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देखिए, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर की भाषा में कोडिंग करते हैं। ओके, जब हम भी कोई भी कोडिंग करते हैं, कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे कि स्कूल में हम शुरू में जब पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो हमारी जो टीचर है वो हमारी कॉपी को चेक करती थी, राइट। टीचर कॉपी को चेक क्यों करती थी, कि कोई भी मिस्टेक हुई हो, गलती हुई हो, वो आइडेंटिफाई हो जाए, राइट। इसी तरह कंप्यूटर में तो कोई टीचर होता नहीं है, राइट, लेकिन कंप्यूटर में भी एक चेकर होता है, मतलब
क्या चेक करता है कि जो भी हमने प्रोग्रामिंग में कोड लिखा है, जो भी हमने प्रोग्राम राइट किया है वो ठीक है या नहीं है। ओके, उसको चेक करने के लिए हमारे पास दो जो है सॉफ्टवेयर्स है जो कि हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट का नाम है कंपाइलर एंड सेकंड वन का नाम है इंटरप्रेटर। ओके, अब ये भी ना दो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर है, ये दो टीचर्स की तरह है। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में स्कैन करता है और उसके बाद जितनी भी गलतियाँ सारी रिजल्ट में शो कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या है, वो दूसरे टीचर की तरह है, जो क्या करता है पहले एक लाइन पढ़ता है फिर दूसरी लाइन पढ़ता है। पहले एक लाइन पढ़ेगा और उसमें मान लो यहाँ पे मिस्टेक आई तो पहले वो स्टूडेंट को बुलाएगा कि भाई इधर आ, तूने यहाँ पे गलती क्यों की। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, उस गलती को ठीक करके आएगा। जब वो गलती ठीक हो जाएगी तो टीचर दूसरी लाइन को पढ़ेगा। दूसरी लाइन में कोई गलती हुई तो फिर से वो स्टूडेंट को बुलाएगा कि जल्दी आ इधर, तूने गलती क्यों की है। फिर स्टूडेंट उस गलती को ठीक करेगा। फिर तीसरी लाइन वो हमारा जो है इंटरप्रेटर स्कैन करेगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है कि कंपाइलर कंप्लीट डॉक्यूमेंट को एक साथ चेक करता है, उसके बाद जो भी एरर्स होती है वो रिजल्ट में शो कर देता है। जो इंटरप्रेटर है वो सेम एज ऑफ कंपाइलर है, बट वो एक एक लाइन बाय लाइन चेक करता है और जो भी मिस्टेक्स होती है वो यूज़र को, ये जो भी बग्स होते हैं वो यूज़र को बताता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतनी ही वीडियो रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।